Assalamualaikum everyone. My name is Mutiba and I'm your English teacher. Today I'm going to teach you how to write summary. तो हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंशन में पहले सीखा कि कॉम्प्रिहेंशन के अंदर क्वेश्चन आंसर्स कैसे लिखेंगे, आंसर्स जो क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे उनके आंसर्स आपने कैसे लिखने हैं। और आज हम सीखेंगे कि हमने कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के अंदर से समरी कैसे लिखनी है, उसको कैसे आपने अंडरस्टैंड करना है और किस तरीके से उसके पॉइंट्स बना के और फिर उसको समरी में कन्वर्ट करना है। तो पहले देखते हैं कि व्हाट इज समरी और फिर इससे बाद में हम आगे मूव करेंगे। व्हाट इज समरी? अ समरी इज अ शॉर्टेंड वर्जन of a passage that presents only the essential ideas written in your own words in a logical order and without opinions. So basically summary होती क्या है? Summary का मतलब ये है कि आपने एक टेक्स्ट को छोटा करके लिखा और जब आपने छोटा करके लिखा उसको, जब आपने उसको शॉर्टर किया तो आपने उसके अंदर से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को निकाल दिया, एक्स्ट्रा डिटेल्स को निकाल दिया, अपना कोई ओपिनियन ऐड नहीं किया बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसी टेक्स्ट को छोटा करके लिख दिया, उसको शॉर्ट करके लिख दिया। उसके अंदर से जो उसके एसेंशियल आइडियाज़ थे आपने उनको लिखा, मेन पॉइंट्स को लिखा और अपने वर्ड्स में लिखा। ठीक है, आपने अपने वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए उस पूरे के पूरे पैसेज को शॉर्ट करके लिख दिया। दिस इज समरी। अच्छा, अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके अंदर एक लॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए। जिस तरीके से पैसेज के अंदर बात की जाएगी आपने उसी तरीके से ही समरी के अंदर बात करनी है। आप उसके अंदर अपना कोई भी ओपिनियन खुद से ऐड नहीं कर सकते, अपनी राय नहीं दे सकते कि व्हाट यू थिंक अबाउट दैट। आपने एज इट इज टेक्स्ट को ही छोटा करके लिखना है। अच्छा, अब समरी का पर्पस क्या होता है सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। अच्छा, समरी का पर्पस क्या होता है? द पर्पस इज टू शॉर्टन लॉन्ग इन्फॉर्मेशन। सबसे पहली बात यह है कि किसी बहुत लंबी इन्फॉर्मेशन को छोटा करके लिखना, आसान अल्फाज में एक बहुत बड़ी बात को बता देना। टू शो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेन आइडिया, मेन आइडिया की अंडरस्टैंडिंग को शो करना। टू हेल्प रिवाइज और एक्सप्लेन कॉन्टेंट क्विकली। अगर आपके पास बहुत सारा कॉन्टेंट है तो आपने उसको अगर क्विकली रिवाइज करना है तो आप उसकी समरी लेकर कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके फीचर्स क्या होते हैं? एक गुड समरी के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। सबसे पहली बात, आपकी समरी का मतलब ही ये है ना कि शॉर्टर वर्जन ऑफ द टेक्स्ट। तो आपने क्या करना है, उसको ब्रीफ रखना है, आपने उसको टू द पॉइंट रखना है, आपने उसके अंदर डिटेल्स ऐड नहीं करनी। फिर इसके बाद क्लियर एंड ईजी टू फॉलो। बहुत आसान अल्फाज में लिखा हो, बहुत क्लियर लिखा हो और ईजी टू फॉलो हो। ऐसे नहीं लगे कि कुछ रैंडम सेंटेंसेस को इकट्ठा करके लिख दिया है। देयर शुड बी अ कोहेरेंस बिटवीन द लाइन्स। अच्छा, उसके बाद इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, लॉजिकल ऑर्डर। इसका मतलब ये है कि सीक्वेंस वाइज आपने बात करनी है। जो बात ऊपर हुई है आप उसको पहले करेंगे, फिर उसके बाद दूसरी बात, फिर तीसरी बात। अगर कायद आज़म की ज़िंदगी पे कोई किताब लिखी गई है और उस किताब को आपने समराइज़ करना है तो आप पहले उनके पैदा होने से स्टार्ट करेंगे, फिर उनकी स्कूल लाइफ, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लाइफ और फिर उनकी डेथ की बात की जाएगी। ऐसे नहीं होगा कि आप पहले उनकी वफ़ात की बात कर लें, उसके बाद आप उनकी एजुकेशन की बात कर लें। इस तरीके से आप नहीं लिख सकते। आपने एक प्रॉपर लॉजिकल सीक्वेंस को फॉलो करना होता है। अगर आप किसी रेसिपी की समरी लिख रहे हैं या आप किसी भी ऐसी चीज़ की समरी लिख रहे हैं जो बहुत डिटेल में, जो स्टेप बाय स्टेप है, तो आपने उन स्टेप बाय स्टेप को, उन चीज़ों को उसी तरीके से लिखना है। बेशक आप उसको छोटा करके लिख रहे हैं लेकिन आपने उनको स्टेप बाय स्टेप ही लिखना है। जिस स्टेप में जो चीज़ पहले की गई है उसको पहले ही समरी में भी लिखेंगे। उसके बाद समरी के अंदर आप एग्जाम्पल्स नहीं लिखते। जहाँ पे भी वर्ड आ जाता है फॉर इंस्टेंस या फॉर एग्जाम्पल या सच एज, या जहाँ पे भी लिस्ट्स आ जाती हैं, आप समरी के अंदर कभी भी लिस्ट्स नहीं बनाते। ठीक है, जैसे आई हैव अ बुक, पेन एंड अ पेंसिल वगैरह, इस तरह की डिटेल्स आप नहीं लिख सकते समरी के अंदर। आपने उन चीज़ों को ओमिट करना होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम उसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप अपनी राय, अपना ओपिनियन नहीं दे सकते कि आप क्या सोचते हैं इस चीज़ के बारे में। अगर एक इंसान ने अपनी राय दी है एक किताब के अंदर, तो आप उस किताब की समरी कर रहे हैं, आप उसके अंदर अपनी कोई भी राय नहीं दे सकते अनटिल और अनलेस आप उसका एनालिसिस कर रहे हो। अच्छा, फिर रेपिटेशन। अगर उस पैसेज के अंदर कुछ चीज़ों की रेपिटेशन हुई है लेकिन आपने उसकी रेपिटेशन नहीं करनी, आप एक बात को बार बार नहीं लिखेंगे। एक बात को जहाँ आपने लिख दिया आपने बस उसको दोबारा नहीं लिखना। कंटेन्स ओनली द मेन आइडिया। अब आपकी जो समरी होती है उसके अंदर सिर्फ मेन आइडिया होना चाहिए। ठीक है, एक आइडियल समरी होती है 1/3। ठीक है, लेकिन 1/3 to 1/4 भी आप लिख सकते हैं। 1/4 और 1/3 का मतलब ये है कि अगर आपके पास 100 वर्ड्स हैं तो आपने 33 वर्ड्स में कन्वर्ट करना है।
इसका मतलब है आपने 25 वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट करना है। तो आप एक आइडियल सिचुएशन यही है कि आप 25 to 33 वर्ड्स के बीच में रहें अगर आपके पास 100 वर्ड्स का पैसेज आया है। अच्छा, आगे मूव करते हैं। रूल्स फॉर समरी राइटिंग। सबसे पहले हम रूल्स देख लेते हैं कि क्या चीज़ें आपने समरी के अंदर करनी है और क्या चीज़ें आपने समरी के अंदर नहीं करनी। सबसे पहले रीड द पैसेज थॉरली। आपने पैसेज को थॉरली पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। गेट द जनरल आइडिया फर्स्ट। आपने उसमें से पहले जनरल आइडिया ले लिया कि पूरा पैसेज है किस चीज़ के बारे में। आइडेंटिफाई द मेन आइडिया। अब आपने मेन आइडिया आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। क्रोनोलॉजिकली फाइंड द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन द ऑर्डर दे अपीयर। अब आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को उसी ऑर्डर में देखना है जिस ऑर्डर में वो अपीयर हुए हैं, जिस ऑर्डर में उस पैसेज में लिखे गए हैं। जो पैसेज में ऊपर बात की गई है आपने उसको भी अपने पॉइंट्स में ऊपर ही लिखना है। फिर उसके बाद जिस सीक्वेंस में बातें की जा रही हैं उसी सीक्वेंस में आपने अपने पॉइंट्स बनाने हैं। दिस इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं। अरेंजिंग आइडियाज अकॉर्डिंग टू टाइम और सीक्वेंस। टाइम और सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आइडियाज़ को लिखने को हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कायदे आज़म पहले पैदा हुए, फिर वो उन्होंने अपनी एजुकेशन हासिल की, फिर उन्होंने लॉ में डिग्री की, फिर उन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। सो ये सब चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं, ये आपने सीक्वेंस में ही लिखनी है। आप किसी की चीज़ के बारे में लिख रहे हैं तो यू हैव टू फॉलो द सीक्वेंस, और सीक्वेंस को हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फिर अंडरलाइन और लिस्ट द की पॉइंट्स। आपने क्या करना है, वाइल रीडिंग द पैसेज यू शुड हैव अ पेंसिल इन योर हैंड। जब भी आप कोई समरी के लिए एक टेक्स्ट देख रहे हैं तो आपके हाथ में एक पेंसिल होनी चाहिए और आप हर मेन आइडिया को अंडरलाइन करते जाएं। तो जब आप मेन आइडियाज़ को अंडरलाइन करते जाएंगे तो आपकी रीडिंग आपको बहुत हेल्प आउट करेगी आपके समरी के फर्स्ट ड्राफ्ट के अंदर। सॉरी। अच्छा, अब क्या करना है, जब आपने अंडरलाइन करना है तो उस टाइम पे इग्नोर माइनर डिटेल्स। अब अपने माइनर डिटेल्स को रिमूव करते जाना है, आपने उनको इग्नोर करते जाना है। चाहे आप उनको कट करते जाएं ऐसे, चाहे आप उसको अंडरलाइन ना करें। इट्स अकॉर्डिंग टू योर ओन अंडरस्टैंडिंग। जिस तरीके से आपको ईजी लगता है आप उस तरीके से करें। अच्छा, अब सबसे पहले आपने एग्जाम्पल्स नहीं लिखनी। जितनी मर्जी एग्जाम्पल्स उस टेक्स्ट के अंदर दी गई हैं आपने उन एग्जाम्पल्स को नहीं लिखना, ठीक है। फिर उसके बाद कंपैरिजन्स, जहाँ पे कंपैरिजन्स हो रहे हैं दो चीज़ों के, ठीक है, आप उसमें से एक पॉइंट निकाल सकते हैं, लेकिन आपने एज इट इज़ उन दोनों चीज़ों का कंपैरिजन के दिस हैज़ दिस एंड दिस नहीं, आप उसकी समराइज करके बता दें कि दिस इज़ बेटर देन दैट। आप पूरा का पूरा कंपैरिजन की लिस्ट नहीं लिखेंगे। फिर कोटेशंस आप कभी भी समरी के अंदर नहीं लिखते, ठीक है। कोटेशन का मतलब ये है कि जो बातें इन्वर्टेड कॉमास के अंदर की जा रही होती हैं आप उसको अपने वर्ड्स के अंदर अकॉर्डिंग टू द राइटर कुछ कह के एक चंक को इस तरीके से लिख सकते हैं, या इन हिज ओपिनियन या इन हर ओपिनियन आप ऐसे करके लिख सकते हैं, बट यू आर नॉट सपोज टू राइट द होल कोटेशन इन योर समरी। फिर डिस्क्रिप्शंस, आपने किसी भी चीज़ की डिस्क्रिप्शंस समरी के अंदर नहीं लिखनी, ठीक है। अगर मैंने इस वाइट बोर्ड के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि दिस बोर्ड हैज़ दीज फीचर्स एंड दैट, तो आप लोगों ने वो डिटेल्स उस समरी के अंदर नहीं लिखनी, डिस्क्रिप्शंस आपने नहीं लिखनी कि वेदर ऐसा था, ये सब कुछ, ऐसी डिटेल्स को हम ओमिट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। फिर रिपीटेड आइडियाज़, कोई भी आइडिया आपकी समरी के अंदर रिपीट नहीं होना चाहिए। एक बात एक दफ़ा हो गई, उसको दूसरी दफ़ा आपने नहीं करना। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि है यूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, वेयर पॉसिबल। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस या फ्रेजेस को हम एक वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूँ अली लव्स हिज कंट्री सो मच ही इज़ ऑलवेज रेडी टू सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर द कंट्री। अब ये मैंने दो लाइंस बोली हैं कि अली अपनी मुल्क से बहुत मोहब्बत करता है और वो हमेशा अपने मुल्क के लिए जान देने के लिए तैयार होता है। तो अली इज़ अ पैट्रियट, अली मुहिब वतन है, ठीक है। तो हमने इस तरीके के वर्ड्स हमें पता होने चाहिए, और ये आपको तब पता हो सकते हैं जब आपकी रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी होगी। अगर आप अपनी एक रीडिंग हैबिट डेवलप कर लें, आपको पढ़ने की बहुत आदत हो, तो आपके पास इस तरह के वर्ड्स दिमाग में आते रहते हैं, ठीक है। अदरवाइज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की लिस्ट भी मिलती है, दैट इज़ अवेलेबल ऑन गूगल एज वेल, आप ढूंढ के वो भी कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप अपनी रीडिंग हैबिट डेवलप करें। अच्छा, रिप्लेस लॉन्ग फ्रेजेस विद अ सिंगल वर्ड। बहुत लंबे लंबे फ्रेजेस या सेंटेंसेस को आपने सिंगल वर्ड से रिप्लेस कर दिया। टू मेक द समरी शॉर्टर एंड नीटर,
ठीक है। तो अपने समरी को नीट और शॉर्ट दिखाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरह के वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है, अ पर्सन हु ट्रेवल्स, ट्रेवलर, ठीक है। इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल्स आपके सामने लिखी हुई हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इन एग्जांपल्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं, सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो कॉमन हमें पता भी होते हैं, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं कि अगर मैं एक लिस्ट की बात करूँ कि देयर आर सो मेनी स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ इन इस्लामाबाद। अब देखिए स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ये क्या हैं, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इस्लामाबाद इज़ एजुकेशनल हब। आप ये भी कह सकते हैं इस्लामाबाद हैज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। कोई भी इस तरह की एक आपने जनरल स्टेटमेंट दे देनी है उस लिस्ट को छोटा करने के लिए, या आपने पूरी लिस्ट को एक वर्ड से आपने चेंज कर दिया। जैसे स्टेशनरी हम यूज़ कर सकते हैं फॉर ऑल द थिंग्स जो हमारे पास हो, पेंसिल, रेजर, शार्पनर वगैरह, हमारे पास ढेर सारी चीज़ें हैं, हम उनके लिए एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें आपने उस टाइम पे लिखनी है। अच्छा, जैसे द स्टडी ऑफ प्लांट्स बॉटनी को कहते हैं। फिर एपिडेमिक, अ डिजीज दैट स्प्रेड्स रैपिडली, जैसे कोविड था एक, उस तरह पेंडेमिक, एपिडेमिक, इस तरह की डिफरेंट टर्म्स होती हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ओके, इन टर्म्स को यूज़ करने से क्या होगा कि आपको कम से कम वर्ड्स का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी वर्ड्स को कम करना है समरी में से, आपके टेक्स्ट में से, ताकि आप उसकी समरी लिख सकें। तो इसलिए आपने ऐसे वर्ड्स को यूज़ करना है। इसके बाद रीराइट इन योर ओन वर्ड्स। अब जब आपने सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन निकाल दी, अब आपके पास जो इन्फॉर्मेशन बची है, अब आपने उसको रीराइट करना है, लेकिन अपने वर्ड्स के अंदर, इन योर ओन वर्ड्स। यूज सिनोनिम्स एंड डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। अब आप क्या कर सकते हैं, आप किसी वर्ड के लिए उसका सिनोनिम यूज़ कर सकते हैं और कहीं पे आप सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं। उससे क्या होता है, उससे आपका जो लॉन्ग टेक्स्ट होता है वो छोटा हो जाता है और वो आपके अपने वर्ड्स में भी आ जाता है। कंबाइन आइडियाज एंड कीप द फ्लो लॉजिकल। अब आप ये भी कर सकते हैं कि आप दो सेंटेंसेस को जोड़ के एक सेंटेंस बना दें, ठीक है। अभी मैं आपको सिखाऊंगी कि हम वो कैसे कर सकते हैं प्रैक्टिकली करके। तो आप दो सेंटेंसेस को आपस में इकट्ठा जोड़ के एक सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका सेंटेंस, आपके वर्ड्स कम हो जाएंगे और आप तो बहुत सारी लंबी बातों को छोटा करके लिख सकते हैं। अवॉइड बुलेट पॉइंट्स। अब आपने बुलेट पॉइंट्स नहीं बनाने, आप पॉइंट्स में ऐसे ऐसे नहीं लिख सकते। आप अपनी आसानी के लिए कंटेंट पॉइंट्स जरूर बना सकते हैं, आप अपनी आसानी के लिए कंटेंट पॉइंट्स ज़रूर बना सकते हैं, लेकिन आपने ये नहीं करना कि आप उसी कंटेंट पॉइंट्स को ही समरी में लिख कर आ जाए। नहीं, आपने समरी को पैराग्राफ फॉर्म में ही लिखना है, बुलेट पॉइंट्स में नहीं लिखना। राइट अ कनेक्टेड पैराग्राफ, ठीक है। आपने एक कनेक्टेड पैराग्राफ लिखना है, जिसमें कनेक्शन के लिए मैंने आपको बताया था ना कि आप क्या यूज़ कर सकते हैं, लिंकिंग डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं, ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं, कनेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, कंजंक्शंस यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप अपनी बातों को लॉजिकल और कनेक्टेड दिखा सकें। अच्छा, कीप इट ऑब्जेक्टिव। अब ये ऑब्जेक्टिव रहनी चाहिए। डू नॉट ऐड योर थॉट्स। आपने इसके अंदर अपनी थॉट्स को, इमोशंस को और जजमेंट्स को ऐड नहीं करना। चाहे आपको लगे कि राइटर की बातें बहुत गलत हैं, आप अपना एनालिसिस नहीं दे रहे, आप सिर्फ और सिर्फ उस टेक्स्ट को समराइज़ कर रहे हैं। हो सकता है आप उससे इत्तेफाक ना करते हो, लेकिन आपने उसमें अपनी जजमेंट, अपने इमोशंस, अपने ओपिनियंस को नहीं ऐड करना। आप उसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। आप उसमें से चीज़ों को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप उसमें से चीज़ों को निकाल रहे हैं, ठीक है। आपने उसमें से चीज़ों को ऐड अप नहीं करना, ठीक है। स्टिक टू द वर्ड लिमिट। अब आपके पास जो वर्ड लिमिट है, आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करना है। अब वर्ड लिमिट क्या है, वर्ड लिमिट मैंने आपको जैसे बताया कि आपके पास जो भी टेक्स्ट आएगा, आपने उसको 1/3 to 1/4 में कन्वर्ट करना है। मोस्ट समरीज रिक्वायर 1/3 और 1/4 ऑफ द ओरिजिनल। अगर आपके पास 100 वर्ड्स आ रहे हैं तो आपने उसको कन्वर्ट करना है 33 to 25 में, ठीक है। ये आइडियल सिचुएशन है कि आप 25 to 33 के बीच में उसको लेकर आ रहे हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आप इसको इसी तरीके से करें। इसके बाद आप क्या करेंगे, आपने जब अपना एक ड्राफ्ट बना लिया, उस ड्राफ्ट को आपने रीड करना है, ठीक है। जब आपने जो अपना ड्राफ्ट बनाया, अब आप उसको रीड करेंगे, देखेंगे कि उसके अंदर कोई मिस्टेक तो नहीं है। रिवाइज फॉर ग्रामर एंड क्लैरिटी। योर समरी शुड बी स्मूथ, क्लियर, फाइनल पैराग्राफ, ठीक है। जब आपने शुरू में कंटेंट पॉइंट्स में लिखा या जिस फॉर्म में भी आप लिख रहे हैं, सेंटेंसेस की फॉर्म में लिख रहे हैं, दैट्स परफेक्टली फाइन। बट व्हेन यू आर राइटिंग द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ योर समरी, इट शुड बी इन अ पैराग्राफ, इट शुड बी स्मूथ,
इट शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट। ठीक है, ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। अब मैं आपको एक पैराग्राफ दिखाती हूँ जिसको हम समराइज करेंगे। ये एक छोटा सा पैराग्राफ है जो आपके सामने आपको नजर आ रहा होगा। हम पहले सेंटेंस देखते हैं, एक्सरसाइज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ। ठीक है, हमें गुड हेल्थ के लिए हेल्प करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक्सरसाइज। इसके बाद इट स्ट्रेंथन्स द हार्ट, इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ मैनी डिजीजेज। अब देखें ये सब कुछ क्या है, ये आगे इसी बात की एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, इसमें अब हमारे पास ये जो हार्ट वाली बात हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन वाली बात हो रही है और रिस्क ऑफ मैनी डिजीजेज की बात हो रही है। तो बेसिकली आपके पास बहुत सारी कुछ एग्जांपल्स आ गई ना, ये जो हार्ट वाली और आपके पास ब्लड सर्कुलेशन की एग्जांपल्स आ गई। ठीक है, और फिर हमारे पास रिड्यूस द रिस्क ऑफ मैनी डिजीजेज, ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट हो गई। तो अब हमने इसको समराइज करना है, लेकिन पहले हम अपने रीडिंग कंप्लीट कर लें। रेगुलर एक्सरसाइज ऑल्सो बूस्ट मेंटल हेल्थ बाय रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड एंजाइटी। अब स्ट्रेस एंड एंजाइटी क्या है, ये भी एग्जाम्पल है किस चीज़ की, मेंटल हेल्थ की। ठीक है, मेंटल हेल्थ को बेहतर करी है क्या करके, स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस करके। तो हमें पता चल गया कि इन वर्ड्स को तो हमने बिल्कुल नहीं लिखना। ठीक है, उसी तरीके से हमें ऊपर वो भी ब्लड सर्कुलेशन और ये सब कुछ भी पता चल गया था कि हमने ये नहीं लिखना। तो स्टार्ट करते हैं पहले सेंटेंस वाइज, उसके बाद हम उसको कंबाइन करके लिखेंगे। एक्सरसाइज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ। अब इसको हमने कन्वर्ट किया इससे, एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। अब देखें, प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, हमने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया और हमने क्या किया, इसकी जगह हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आसानी से समझ आ सके। तो हमने लिख दिया एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। ये वर्ड्स हमने यहाँ से ले लिए, ये वर्ड हमने यहाँ से लिया और हमने इज ऐड किया, और कितने सारे वर्ड्स आपके ऑलरेडी इसमें से माइनस हो गए। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। इट स्ट्रेंथन्स द हार्ट, इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ मैनी डिजीजेस। अब एक बहुत लंबा सेंटेंस है, तो हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको इस तरीके से लिख दिया, इट इम्प्रूव्स हार्ट हेल्थ एंड प्रिवेंट डिजीजेस। ठीक है, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, इट इम्प्रूव्स हेल्थ एंड प्रिवेंट डिजीजेस। ठीक है, आप इन दोनों में से कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं विच इज़ परफेक्टली फाइन। आपने उसको छोटा करके लिख दिया। फिर हम आते हैं अपने लास्ट सेंटेंस पे, रेगुलर एक्सरसाइज ऑल्सो बूस्ट मेंटल हेल्थ बाय रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड एंजाइटी। अब हमारे पास ये सेंटेंस था, तो हमने इसको क्या कह दिया, इट ऑल्सो इम्प्रूव्स मेंटल हेल्थ या मेंटल वेलबींग। ठीक है, तो आपने उसको इस तरीके से छोटा करके लिख दिया। दूसरी बात, आप मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर नाउन को रिप्लेस करेंगे प्रोनाउन के साथ। आपने नाउन की भी रेपिटेशन नहीं करनी। जिस तरीके से यहाँ पे एक्सरसाइज का वर्ड यूज़ हो रहा है, यहाँ पे फिर रेगुलर एक्सरसाइज का वर्ड यूज़ हो रहा है, यू आर नॉट सपोज टू रिपीट योर वर्ड्स। तो हमने उसकी जगह इट लिख दिया। ठीक है, एक जगह एक्सरसाइज आ गया, इट्स परफेक्टली फाइन। अब बार बार आप एक्सरसाइज का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, आप उसके लिए इट यूज़ कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हमने इसके अंदर फाइनल इसको क्या बनाया। Exercise improves physical and mental health by strengthening the heart, preventing diseases and reducing stress. अब देखें, अगर आपको नज़र आ रहा हो ऊपर वाला पैसेज और ये नीचे वाला, उन 3 लाइन्स को हमने 1.5 में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो हमने अपने उसको भी मेंटेन रखा है कि हमने कितने वर्ड्स को लेकर आना था, लाइक 100 है तो 33 वर्ड्स में लेकर आना था, वो भी मेंटेन हो रहा है। उसके अलावा अब सेंटेंस देखिए, हमने इन दोनों सेंटेंसेस को भी आपस में कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, एक्सरसाइज इंप्रूव्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। यहाँ पे हमारे पास फिजिकल हेल्थ की बात हो रही थी और यहाँ पे हमारे पास मेंटल हेल्थ की बात हो रही थी। देखिए, मेंटल हेल्थ और ये आपकी फिजिकल हेल्थ के बारे में बात हो रही थी, तो हमने इसको कंबाइन करके लिख दिया, एक्सरसाइज इंप्रूव्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ बाय स्ट्रेंथनिंग द हार्ट, प्रिवेंटिंग डिजीजेस एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो आपने हर बात को इकट्ठा करके लिखा। ठीक है, इसको कहते हैं इन अ नटशेल, समुद्र को कूजे में बंद करना। तो आपने बहुत बड़ी बातों को छोटे छोटे वर्ड्स के साथ कम करके लिखना है। ठीक है, इस तरीके से हम समरी करते हैं। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। Okay,
सो आई होप दिस इज विजिबल। एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर आपके पास लिखा हुआ है टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज द वे पीपल कम्युनिकेट। With smartphones and social media, information can be shared instantly across the world. However, this convenience also leads to reduced face-to-face interactions and increased screen time. ठीक है? अच्छा, ये भी screen time, face-to-face interaction, और ये भी हमें पता चल रहा है कि examples लिखी हुई हैं। अब पहला sentence देखते हैं, technology has changed the way people communicate. इस sentence के अंदर अगर आप देखें, हम क्या कह सकते हैं? अच्छा, हैज़ चेंज द वे पीपल कम्युनिकेट। अब इसकी जगह हमने इतने सारे वर्ड्स रिमूव कर दिए, तो हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड, या चेंज भी लिख सकते हैं, हम बाद में इसको चेंज कर सकते हैं क्योंकि हमने अपने वर्ड्स में लिखना होता है। टेक्नोलॉजी हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट की जगह हम कम्युनिकेशन कर देते हैं। तो हमने कितने वर्ड्स कम कर दिए? 1 2 3 4। हमने 4 वर्ड्स रिप्लेस करके जस्ट 1 वर्ड लिखा है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा? टेक्नोलॉजी हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड कम्युनिकेशन। सिमिलरली नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर हमने लिखा विद स्मार्टफोन्स एंड सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन कैन बी विद स्मार्टफोन्स एंड सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन कैन बी शेयर्ड इंस्टेंटली अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, तो अब क्या है? ग्लोबली आपकी इंफॉर्मेशन को हेल्प करता है पहुंचाने में, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इट अलाउज इंस्टेंट ग्लोबल इंफॉर्मेशन शेयरिंग, या इट शेयर्स इंफॉर्मेशन ग्लोबली इंस्टेंटली। ठीक है, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। हमने इस पूरे इतने लंबे सेंटेंस को छोटा सा कर दिया। सिमिलरली अगर हम देखें अपने थर्ड सेंटेंस की तरफ, हाउएवर दिस कन्वीनियंस ऑल्सो लीड्स टू रिड्यूस फेस टू फेस इंटरेक्शन एंड इंक्रीज स्क्रीन टाइम। तो हम क्या कर सकते हैं? अब स्क्रीन फेस टू फेस इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं? हम पर्सनल इंटरेक्शन कह सकते हैं या फिजिकल इंटरेक्शन कह सकते हैं। ठीक है, तो पर्सनल इंटरेक्शन को ये रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, बट इट रिड्यूसेस पर्सनल इंटरेक्शन। ठीक है, अब हम इसको अगर समराइज करके लिखें, इकट्ठा करके लिखें, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, टेक्नोलॉजी इनेबल्स इंस्टेंट ग्लोबल कम्युनिकेशन बट रिड्यूसेस पर्सनल इंटरेक्शन एंड इंक्रीजेस स्क्रीन टाइम। आपने पूरी की पूरी बात को एक सेंटेंस के अंदर कंप्लीट कर दिया। तो दिस इज हाउ यू राइट समरी। आई होप आपको समरी राइटिंग समझ में आई होगी। आपके एग्जाम में भी इसी तरीके से समरी के क्वेश्चंस आएंगे। अब ये एक और टेक्स्ट है, एग्जाम्पल नंबर 3 जो आपके सामने है। हम इस टेक्स्ट को देखते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि हमने इसको कैसे समराइज करना है। अच्छा, द गवर्नमेंट फॉर्म्ड अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स टू स्टडी द इंक्रीजिंग पोल्यूशन इन द सिटी। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया है? गवर्नमेंट ने एक ग्रुप फॉर्म किया है टू रिड्यूस to study the increasing pollution in the city. This team will investigate the causes and submit a detailed report by the end of the month. अब देखें, अब हमारे पास जो पहला सेंटेंस है, the government formed a group of experts to study the increasing pollution in the city. अच्छा, जो ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट है जिन्होंने स्टडी करना है, उनके लिए हम अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ करें तो हम पैनल कह सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या लिया? गवर्नमेंट ने ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट को हमने पैनल से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, गवर्नमेंट क्रिएटेड अ पैनल टू स्टडी राइजिंग पोल्यूशन। परफेक्ट लाइन। ठीक है, तो हमने जो सारा था इंक्रीजिंग पोल्यूशन इन द सिटी, इसको हमने रिमूव कर दिया। फिर उसके बाद इसके अलावा आप ये भी नेक्स्ट सेंटेंस को देख सकते हैं, द पैनल विल फाइंड द कॉज एंड सबमिट अ रिपोर्ट। ठीक है, तो आपने इस पूरे जो इतना लंबा सेंटेंस था, ये विल इन्वेस्टिगेट वगैरह वगैरह को इसको आपने रिमूव कर दिया और आपने सिर्फ इस तरीके से लिखा, द पैनल विल फाइंड द कॉजेज एंड सबमिट अ रिपोर्ट। अच्छा, द गवर्नमेंट फॉर्म्ड अ पैनल टू स्टडी द सिटीज राइजिंग पोल्यूशन एंड सबमिट अ रिपोर्ट ऑन इट्स कॉजेज। ठीक है, दिस इज हाउ यू चेंज द सेंटेंस स्ट्रक्चर, यू चेंज फ्यू वर्ड्स और आप उसको समराइज करके लिख देते हैं एक टेक्स्ट को। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है जो आपने करना है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, या आपके अगर कोई टीचर मौजूद हैं क्लास में इस टाइम पे, तो वो इसकी एक पिक्चर क्लिक करके आपके क्लास ग्रुप में शेयर कर सकती हैं। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू डू द समरी ऑफ दिस स्मॉल पैराग्राफ, और उसके बाद आप इसका आंसर यूट्यूब पे ही भेज सकते हैं। आप यूट्यूब के जो कॉमेंट सेक्शन है उसके अंदर आप लिख सकते हैं। एक सेकेंड, आई थिंक ये विजिबल होगा। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिएगा और इसको आपने करना है। मैं थोड़ा साइड पे हो जाती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली नज़र आ सके।
ठीक है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में जाके आप इसको वहाँ पर टाइप करके लिख सकते हैं, क्योंकि ये 1 से 2 सेंटेंसेस आपके बनेंगे और फिर मैं आपको उसमें चेक करके आपको बता दूंगी वहीं पे कि आपने इसको ठीक लिखा है या गलत लिखा है। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफ़िज़।